आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मुंबई विश्वविद्यालय ने मिल करके संयुक्त रूप से विकसित भारत हेतु शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें उद्योग जगत की क्या सहभागिता हो सकती है, देश की प्रगति में उद्योग जगत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उद्योग जगत से आए हुए लोगों की शिक्षा जगत से क्या अपेक्षा है, इन दोनों के बीच संवाद कैसे हो, इस विषय को ध्यान में रख करके यह आज की राष्ट्रीय परिसंवाद की कल्पना की गई थी, जिसमें देश के उद्योग जगत से, आर्थिक जगत से, शिक्षा जगत से और सामाजिक क्षेत्र से चयनित और प्रतिष्ठित ऐसे लगभग 100 की संख्या में प्रमुख लोगों को निमंत्रित किया गया था। यह एक राउंड टेबल मीट था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकैरवा श्री दत्तात्रेय जी होसबले के सानिध्य में इसकी कल्पना की गई थी कि आने वाले वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का स्वप्न हम सब देख रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस देश की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसमें समाज के अन्य क्षेत्रों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर केंद्रित इस परिसंवाद में नीति आयोग से सदस्य भी रहे, कई राज्यों के माननीय शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे। हमारे बीच AIU जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है उसकी माननीय महासचिव डॉक्टर पंकज जी हैं। ऐसे कई IITs के माननीय निदेशक हैं, कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति हैं, शिक्षा जगत के चिंतक हैं, विचारक हैं, विमर्शकार हैं। ऐसे सभी लोगों ने मिल करके भारत की प्रगति के जो प्रतिमान हैं उसको चिन्हित करते हुए शिक्षा से जोड़ने का एक संवाद किया, जिसमें ऐसा तय हुआ कि भारत की जो प्रगति है, भारत का जो विकास है या विकसित भारत का जो स्वप्न है, वह सिर्फ आधारभूत संरचनाओं से नहीं बनेगा, वह सिर्फ भौतिक और आर्थिक विकास से भारत की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत की जब विकास की बात करते हैं तो भारत में मनुष्य निर्माण की बात होती है, यहाँ के नागरिक कर्तव्य बोध की बात होती है, सिविक सेंस की बात होती है, और इन सभी चीज़ों को मिला करके जब शिक्षा जगत हमारे देश की प्रगति की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगा, दोनों के बीच में एक तालमेल होगा, तो उससे जिस प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जैसे नागरिक का निर्माण होगा, वही नागरिक आने वाले समय में भारत के भविष्य होंगे। वरना बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन नागरिक कर्तव्य बोध के अभाव में वह बुलेट ट्रेन गंदा करने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहेगी। और कई ऐसी घटनाएं हैं, समसामयिक और प्रासंगिक घटनाएं, जिससे पता चलता है कि भारत सिर्फ एक आधारभूत संरचनाओं से, हाईवेज से, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सब की आवश्यकता है, वैज्ञानिक उपलब्धियों की आवश्यकता है, भौतिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन उनके साथ साथ भारत की जो तासीर है, भारत की जो अपनी बुनियादी समझ है, उसकी भी आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण। इन दोनों के बीच तालमेल को लेकर के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा, परिचर्चा और मंथन हुआ है। और ऐसी योजना बनी है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में इस विषय को, यहाँ से जो ज्ञान मंथन हुआ है, इससे जो नवनीत निकला है, जो दिशा मिली है, इस दिशा को लेकर के हम सब देश के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे और उन सुदूर क्षेत्रों में भी वहाँ की प्रगति कैसे हो, वहाँ का विकास कैसे हो, उसमें शिक्षा जगत की भूमिका कैसे हो सकती है, इन सब विषयों पर अलग अलग राज्यों में चर्चा करेंगे। आप सब परिचित है कि गत वर्ष केरल के कोचीन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी के सानिध्य में लगभग 500 शिक्षाविदों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसे ज्ञान सभा का नाम दिया गया था। उस ज्ञान सभा में इस देश के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है, विकसित भारत हेतु शिक्षा का स्वरूप कैसा हो सकता है, उस पर मंथन हुआ था। और उसके अनुवर्तन में देश के लगभग 10 राज्यों में उस राज्य की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस राज्य की प्रगति में, इस पर ज्ञान सभाओं का आयोजन हुआ है। आपके महाराष्ट्र में भी ज्ञान सभा का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना हुआ, माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का रहना हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में
टास्क फोर्स बना करके वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की प्रगति के साथ कैसे जुड़े, इस पर अभी ज्ञान सभाओं का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से संपन्न हुआ है। और आने वाले समय में जो पूरब के राज्य हैं, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वोत्तर, बिहार, इन क्षेत्रों में भी ज्ञान सभाओं का आयोजन होगा और विकसित भारत हेतु शिक्षा के स्वरूप पर परिचर्चा होगी। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर पंकज मित्तल जी हैं और आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद राजेश्वर जी कि हमने एक बहुत ही गहन मंथन किया कि कैसे विकसित भारत हेतु शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को विकसित होना है 2047 तक, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा इस तरह की हो कि भारत को विकसित बना सके। हमारे विश्वविद्यालयों को विकसित होना पड़ेगा, हमारे कॉलेजेस को विकसित होना पड़ेगा, हमारे स्कूलों को विकसित होना पड़ेगा, और उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको हमें विकसित बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चर्चा हुई। कुछ बिंदु जो निकल के आए वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इस पे अभी आगे मंथन होगा कि इसके कैसे एक्शन पॉइंट्स बनाया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या इसको हम एक डिक्लेरेशन के रूप में निकालें, इस पे अभी मंथन होगा। पर कुछ बिंदु जो निकल के आए वो ऐसे हैं, करीब 8-10। इंग्लिश में बोलना, हिंदी में? हिंदी ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो एक बिंदु ये निकल के आया कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट शुड बी रूटेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे जो वेस्टर्न एजुकेशन है कि वो आज का सोचते हैं कि आज डेवलपमेंट होना चाहिए, आगे वाली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं। तो हमें ये यहाँ पे महसूस हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी रूटेड इन आवर एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो ये हम विकास को मानते हैं कि जीडीपी कितना है, अमेरिका का जीडीपी कितना है, इंडिया का कितना है, हमारा किस नंबर पे है, तो और भौतिक विकास भी देखते हैं कि किसका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आर्थिक एवं भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है, बाकी देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात नहीं की जाती है। तो इंडिया में भी हैप्पीनेस इंडेक्स की, आध्यात्मिकता की, कि हमें आध्यात्मिक, हमारा कैरेक्टर, चाहे बच्चों का वैल्यू एजुकेशन है, कोई जैसे कहते हैं एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, एक नेशनल कैरेक्टर होता है, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो अच्छा हो। फिर अगर हमें बहुत बड़ी चर्चा होती है कि एम्प्लॉयबिलिटी में, कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। हमारे बच्चे कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही, और उद्योग जगत वाले कहते हैं कि उन्हें अच्छे वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो यूनिवर्सिटीज़ को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना होगा। और ये भी बात आई कि उद्योगपति आपके पास कम आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के पास ज़्यादा जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटीज़ में उनको शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टअप करें, इंक्यूबेशन सेंटर करें। तो इस तरह का संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलके काम करेंगे और बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देंगे कि वो एम्प्लॉयबल भी हों। फिर एक बात आया कि यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। बहुत पहले जब पहला विश्वविद्यालय, इत्तेफाक से हमारे देश में ही पहला विश्वविद्यालय बना था, तक्षशिला, नालंदा, तो उस समय ये था कि जो ये यूनिवर्सिटी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के आसपास जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका भी डेवलपमेंट होगा। पर धीरे धीरे हम वो सब भूलते चले गए और यूनिवर्सिटी चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गई। पर यूनिवर्सिटी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटीज़ की वजह से यूनिवर्सिटीज़ के आसपास की सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो इसलिए यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आत्मसात करना और यूनिवर्सिटी को एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको याद कराना कि वो अपने आसपास के समाज को विकसित करें। पांचवा, भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी बहुत ही समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा है। पिछले कुछ सालों से हमने काम करना शुरू किया भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर, पर उसमें भी मोस्टली ये हो रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक अलग कोर्स शुरू कर देते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, पर वो कोर्स शुरू करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिज़िक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हो करिकुलम में।
हम अगर फिजिक्स पढ़ाएं तो उनको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। अगर हम मेडिकल पढ़ाएं तो हमें चरक और सुश्रुत को भी पढ़ाना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया था। तो बहुत सारे हमारे सिद्धांत हमारे इतिहास से हमारे पास मिलते हैं, पर उनके बारे में हम बच्चों को कम पढ़ाते हैं। फिर उद्योग जगत से भी हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसमें उद्योग जगत के लोग भी थे, NGOs भी थी, पॉलिसी मेकर्स भी थे, शिक्षा जगत के लोग भी थे। तो उद्योग जगत से ये अपील की गई कि वो विश्वविद्यालय के छात्रों को इंटर्नशिप भी देंगे, अप्रेंटिसशिप भी देंगे और करिकुलम में भागीदारी भी करेंगे, जिससे कि करिकुलम इस तरीके का हो कि वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स को पैदा कर सके। और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जॉइंट रिसर्चेस भी करेंगे, मतलब जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे, रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे। तो इस तरह का अगर इंडस्ट्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके करेंगी तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। इंडस्ट्री को जो वो रिसर्च बहुत पैसा करा के खर्च करके कराते हैं, वो रिसर्च थोड़े कम पैसे में भी होगी और हमारे बच्चों को भी सीखने को मिलेगा और यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का सामंजस्य भी स्थापित होगा। इसी तरह एक आज प्रेजेंटेशन हुआ था शिरपुर में कि शिरपुर मॉडल में कैसे स्किलिंग इंडिया कर रहे हैं, कैसे वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो एक तरह से लोकलाइज होके रह जाता है। कैसे उन लोकल एक्सपेरिमेंट्स को ग्लोबल किया जाए, कैसे उनको पूरी दुनिया को बताया जाए, कैसे हमारे देश के बाकी यूनिवर्सिटीज़ उसको एम्यूलेट करके उससे कुछ सीख सकें और अपने यहाँ भी अच्छा काम कर सकें। एक ये था कि जब हम शिक्षा देते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों का समावेश करना है। ज्ञान और कौशल का तो करना ही है, जो अभी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ चरित्र का समावेश भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान और कौशल अधूरे हैं अगर बच्चों का चरित्र अच्छा नहीं है। तो कैसे उनका वैल्यू सिस्टम है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज्ञान, चरित्र एवं कौशल का समावेश होना चाहिए और मेंटरशिप भी करनी चाहिए उनकी। और इस तरह से स्किलिंग करनी चाहिए कि वो एक अच्छे, मतलब ग्लोबल सिटीज़न की जो अवधारणा थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि हमारे बच्चे एक ग्लोबल सिटीज़न बन सकें और विकसित, हमारा ध्येय होना चाहिए विकसित विश्वविद्यालयों से विकसित भारत की ओर हम कैसे बढ़ाएं। और एक और बात जो अभी सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें संवाद, वाइस चांसलर्स का, टीचर्स का, छात्रों के साथ संवाद, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ संवाद, अपनी सोसाइटी का एक दूसरे के साथ संवाद, तो ये संवाद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि जिस तरह की कई बारी ऐसी बातें आती हैं कि संवाद ना होने से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संवादहीनता की जो स्थिति आती है वो नहीं होना चाहिए। संवाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें आई थी, पर ये मैंने शॉर्ट में बताया कि क्या क्या बातें वहाँ पे हुई। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं। आपको कुछ बोलना है? हमारे बीच में हमारे त्याच्यामध्ये जेवढे भारतभरातून जे चांगले प्रयोग शिक्षा क्षेत्रामध्ये होत आहेत त्यांचे प्रस्तुतीकरण झाले। जवळपास 15 असे चिन्हित शिक्षण संस्था होत्या, त्याच्यात वेगवेगळ्या IIT पासून तर ग्रासरूटमध्ये काम करणाऱ्या शाळांपर्यंतचे प्रस्तुतीकरण होते। याच्या मागचा एक उद्देश होता की जे चांगले प्रयोग देशभरात चालले आहेत तर ते लोकांसमोर आणणे आणि इंडस्ट्रीला यासोबत कनेक्ट करणे आणि उद्योग जगत आणि शिक्षण क्षेत्र या दोघांनाचा समन्वय साधून कशा प्रकारे उद्योजकता निर्माण करता येईल यासाठी कार्य करणे, हा एक या सक्सेस स्टोरीजच्या किंवा जे काही चांगले प्रयोग शिक्षण क्षेत्रात होत आहेत त्याच्यासाठी प्रस्तुतीकरण होते। आप सभी के प्रश्न भूमिका है पेपर लीक के बारे में। एक छोटा सा निवेदन और अगर अपना परिचय भी साथ में दे दें। संदीप राजगोलकर, आप समाचार पत्र पुढ़ारी न्यूज टीवी चैनल, पुढ़ारी टीवी चैनल। पेपर लीक के बारे में क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था आज की वर्कशॉप का, उसके बारे में वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई। पर न्यास ये मानता है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, कोई भी मानेगा कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो दोषियों को सजा मिले और आगे से इस तरह के पॉलिसीज बनाई जाएं कि ये ना हो। अन्य किसी का प्रश्न? से हूँ मैं। हम
बहुत बार ऐसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है एजुकेशन पे, कुछ आपने प्रकाश डाला ये चर्चा में? नहीं, इस विषय पर 6% तक हम लोग को करना चाहिए हमारा। ऐसा है कि अभी एक आदर्श स्थिति होती है विकसित राष्ट्रों में, जहां अपने एजुकेशन सेक्टर पर वो लोग 6% तक खर्च करते हैं। भारत के उससे ज़्यादा भी करने वाले राष्ट्र हैं, लेकिन भारत की जो विविधताएं हैं, जो इसका विस्तार है, इतना बड़ा राष्ट्र है, और जो हमारी वर्तमान स्थिति है, इन सबको देखते हुए 6% तक खर्च करना ये भारत सरकार की पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कई सारे काम होते हैं वो भारत के संदर्भ में थोड़ा कठिन है, बड़े राष्ट्रों के लिए कठिन है। इवन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी अपने इनोवेशन पर 2% तक खर्च करता है, लेकिन छोटे राष्ट्र कर सकते हैं। चाइना है बगल में, 2-3% तक खर्च करता है। भारत को करना चाहिए, वो एक आदर्श स्थिति है। उसका एक सुझाव कई समितियों ने दिया है। उस दिशा में सिर्फ सरकार ही करे ऐसा नहीं है, इसलिए उद्योग जगत को जोड़ते हुए कैसे हम CSR फंड का सही तरीके से उपयोग करें शिक्षा के। जोड़ने की बात 20 साल से हो रही है, हम लोग सुन रहे हैं, मतलब बहुत सालों से सुन रहे हैं कि उद्योग जगत को जोड़ना चाहिए। अभी भी आप उसी पे अटके हुए हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। उद्योग जगत जुड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात ही हो रही है। शिक्षा पे बजट भी बढ़ रहा है, उद्योग जगत भी जुड़ रहा है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है। इवन ANRF जो खुला है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसमें 50,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी हो रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ज्ञानेश तांडेल, मेरा ये सवाल था कि हमारा जो भागवत है या जो हमारे पुराण है, उसमें बहुत सारे अंक गणित या एक्यूरेसी लेवल, पंचांग लेवल तक माइन्यूट है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में या एजुकेशन सिस्टम में कुछ करने का प्रावधान है? अभी के सिचुएशन में जो कार्य चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के जो इंट्रोडक्शन हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, उसके रिलेटेड का कार्य अभी चल रहा है। और दूसरे साइड में उसमें जो रिसर्च होना है और उसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक सेकंड फेज में, मतलब जिसमें कोई PhD स्टूडेंट कार्य करके उसमें कार्य हो, इस तरह का कार्य चल रहा है। जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि झारखंड साइड में एक असुर जनजाति है जो लोह निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एक समय से थी। तो वहाँ पे एक ही ऐसी फैमिली बची है जो आज भी वो लोह निर्माण कर सकते हैं। कितना भी परसेंटेज आप कार्बन का कंसीडर करो, वो वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग प्रयोग है, उस पर रिसर्च अलग अलग जगह पे चल रहा है। मैं आपको कम से कम 10-15 एग्जाम्पल इस तरह के दे सकता हूँ। तो ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तरफ भारतीय ज्ञान किस तरह से बढ़ सके, इस पे एक कार्य है। और जो प्राचीन ज्ञान हमारे पास था, उसके रेफरेंसेस उस सब्जेक्ट में पहले चैप्टर में आने चाहिए, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। NEP के आने के बाद 2 विषयों को प्रमुखता से मिनिस्ट्री ने लिया है। एक तो IKS, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सेल बनाया है, AICT के अंतर्गत वो संस्था काम कर रही है। और ज्ञान के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, सब में इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या रहा है, अपने भारत की परंपरा क्या रही है, या जिसका आपने संकेत किया कि जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है अपने यहाँ, उसको भी कैसे व्यवस्थित करें और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसका कनेक्शन कैसे हो, इस दिशा में AICT के माध्यम से जो IKS सेल है वो काम कर रहा है। दूसरा, भारतीय भाषाओं में हायर एजुकेशन की पुस्तकें या टेक्स्ट बुक राइटिंग हो या वोकेशनल एजुकेशन की पुस्तकें लिखी जाएं। जो बार बार बात आती है कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में रेफरेंस बुक्स नहीं है भारतीय भाषाओं में, तो फिर आप बात कर रहे हैं, सतही बातें हो जाएंगी। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है और भारतीय भाषा समिति बनी है। उसके माध्यम से आने वाले 3 वर्षों में लगभग 2.5 से 3 लाख पुस्तकें उच्च शिक्षा की और व्यावसायिक शिक्षा की भारतीय भाषाओं में, विशेष करके जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इनमें तैयार करने की योजना है। और उसके लिए देश भर में वर्कशॉप्स और ये सब चलाए जा रहे हैं और 3 वर्षों में आप बदलते हुए परिदृश्य को देख सकते हैं। मेरा नाम दुष्यंत मिश्रा है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ।
कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में खासकर आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। उनके मुताबिक जो योग्य नहीं है इसके, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? शिक्षा व्यवस्था में योग्य लोग ही नियुक्त किए जाते हैं और कहीं किसी से किसी का संबंध होना ये अयोग्यता का प्रमाण तो है नहीं। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी भी उस संगठन से जुड़े हैं, गृह मंत्री का भी कंसर्न रहा है। तो कोई आरएसएस कोई नई चीज तो है नहीं। 100 वर्षों की अपनी अंतर यात्रा है। इस देश के लिए समर्पण के साथ काम करने वाले लोग हैं। इस देश की प्रगति के लिए सोचने वाले लोग हैं। इस देश में एकजुटता रहे, समरसता रहे, इसके लिए चिंतन करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग यदि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यह उससे जुड़ा होना कोई अयोग्यता का प्रमाण तो है नहीं। और कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दलों पर हम लोग टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। हमारा विषय नहीं है। हम शिक्षा से संबंधित विषयों पर बात। शिशिर शीला, दूरदर्शन से। एक बात जो कि आपने अपने संबोधन में कही थी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो शायद रहा हुआ है जो अभी की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी की, खासतौर पर जेन ज़ी और जेन अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में जो मौजूदा इस वक्त स्थिति है, जिस प्रकार की भाषा हमने सोशल मीडिया पर देखी है, तो क्या इस पर भी जो है आज की संगोष्ठी में आपके द्वारा कुछ सुझाव लाए गए हैं कि किस प्रकार से सामाजिक चेतना को भी कहीं ना कहीं जेन ज़ी, जेन अल्फा या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस पर ध्यान दें? नहीं, ठीक विषय है। ऐसा है कि एक तो हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो मुट्ठी भर लोग जो ये आते हैं तो दिग्भ्रमित हैं, वो जेन जी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी भाषा वैसी नहीं है। हमारे देश के जेन जी की भाषा वैसी भाषा हो सकती है, उसका प्रतिमान वही है, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं, बहकावे में ऐसे लोगों ने ऐसा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें संवाद होना चाहिए। यह सही विषय आपने उठाया। विशेष करके अल्फा जनरेशन और जो जेन जी है, इनके साथ एक संवाद होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक जनरेशनल गैप दिखाई देता है। जो पुरानी पीढ़ी थी और आज की पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी है, एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके जीवन में। एआई ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो इसमें एआई और ईआई जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों के बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है और वो संवाद से संभव है। क्योंकि इन बच्चों को जो विशेष करके जो लोग आप देखे होंगे उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनका उस प्रतियोगी परीक्षा से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन वो बाहर से प्रयोजित भी हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं। लेकिन हमारे देश के बच्चों की, विशेष करके जो इस जनरेशन के बच्चों की भाषा वैसी हो, या हम इसको उदाहरण प्रस्तुत न करें। वो हमारे सबकी भाषा नहीं है, वो मुट्ठी भर लोगों की, दिग्भ्रमित लोगों की भाषा हो सकती है। इस पर चर्चा हुई है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे विकसित भारत में सिविक सेंस क्या होना चाहिए, नागरिक कर्तव्य बोध क्या होना चाहिए। हम बुलेट ट्रेन चला दें और उसमें पान खा करके हम उसमें थूक दें तो फिर वो विकसित भारत का वो स्वरूप नहीं है। विकसित भारत का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट हो और हमारा सिविक सेंस भी उसके अनुकूल हो। उसमें जेन जी भी है, अल्फा जनरेशन भी है। क्योंकि जब हम भारत 2047 की कर रहे हैं तो हम इस पीढ़ी की या पीछे की पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। आज की जो अल्फा जनरेशन है वही उस समय चीफ रोल में होगी, उसकी एक केंद्रीय भूमिका होगी। इसलिए उन सब के साथ संवाद और उनको देख करके उनके साथ क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।